पैनिक का इलाज मालूम है? पैनिक का इलाज मालूम है क्या होता है? पैनिक का इलाज क्या है? प्लान। अगर तुम्हारे पास प्लान है तो तुम बच जाओगे या कुछ ना कुछ करोगे। पुरानी कहानी है, लोमड़ी और बिल्ली में डिस्कशन हो रहा था कि अगर जंगली कुत्ते आ जाए तो क्या करेंगे। तो लोमड़ी बता रही थी कि पहले उस रास्ते से भागेंगे, फिर इस रास्ते से भागेंगे, फिर इस झाड़ी में छुपेंगे, फिर उस बिल में घुसेंगे। इसके बाद बहुत सारे प्लान्स। बिल्ली ने कहा भैया हम तो पेड़ पे चढ़ जाएंगे। तो तब तक जंगली कुत्ते आ गए, बिल्ली कंफ्यूज हो गई और वो लोमड़ी कंफ्यूज हो गई, बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई। इसलिए तुम्हारे पास प्लान होना है। अगर कोई भी प्लान है, जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, वैसे प्लान को मॉडिफाई कर लेना। तो कोई प्लान तो बना ले हम लोग। तो लेट अस मेक अ प्लान। तुम सड़क पर खड़े हो एंड अ कार ओवररन समबडी। तो जो कुछ भी हमारा प्लान है वो 3 में डिवाइड हो गया। एट रोड साइड, ट्रांसपोर्ट, और तीसरा हुआ हॉस्पिटल, चौथा हुआ पोस्ट डिस्चार्ज। 4 ही जगह पे तो काम कर रहे हैं, साइट ऑफ एक्शन तो 4 ही है। तो तुम्हारे ख्याल से रोड साइड पे क्या किया जाए? करना क्या है? एम हमारा क्या है? व्हाट इज माई एम? सेव लाइफ। और दूसरा प्रिवेंट फर्दरेंस ऑफ इंजरी। जो पहली बार में चोट लग गई पर आगे न बढ़ पाए तो लाइफ को क्या एंडेंजर करता है? What endangers life? लाइफ को एंडेंजर करता है ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग से होगा शॉक। ठीक है। और क्या एंडेंजर करता है? मरीज कुछ खा रहा है या आपने उसको पानी पिला दिया तो वो बेहोश में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इसको हम लोग कहते हैं एस्पिरेशन। मतलब मुंह का कंटेंट ट्रैकिया में चला गया और रेस्पिरेशन स्टॉप हो गया। एक चीज और जिंदगी ले सकती है, क्या? खट से यूं मार दी, सर्वाइकल फ्रैक्चर। ठीक है। अभी तक तो फ्रेनिक नर्व निकलती है C345 से, तो इंजरी हुई थी पर 345 के नीचे थी, गर्दन फ्रैक्चर्ड है। आपने यो करके उसको पिलाया, यो सर हिलाया हेलमेट उतारने के लिए, C345 के ऊपर चली गई। इंटरकॉस्टल पहले से ही पैरालाइज थे, फ्रेनिक नर्व भी गई, डायफ्राग्म गया, मर गया। और ये जो चीजें है ना, ये 70% मार देती हैं।
70% never reach the hospital. Only 30% reach the hospital. 70% die pre-hospital because people there are not able to take care of this. अब ब्लीडिंग कैसे रोके भाई? ब्लीडिंग का फिनोमेनन ये है कि ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे छेद है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, इसलिए ब्लीडिंग हो रही है। तो क्या करें? बाहर का प्रेशर बढ़ा दीजिए, अंदर का प्रेशर कम कर दीजिए। अंदर का प्रेशर कम करने का तरीका अपनी वेन्स को देखिए, यहाँ लटकी हुई वेन्स देखिए सब लोग हाथ में, है ना? सब लोग देख लीजिए और यहाँ उठा के देखिए, गायब हो जाती नहीं? हाँ, तो पहला सिद्धांत, इसका काम एलिवेशन और इसका काम प्रेशर। प्रेशर के लिए आपको कॉम्प्रेशन बैंडेज बांधना सीखना पड़ेगा, और ये सब कॉम्प्रेशन बैंडेज कैसे बांधी जाती है, दिस इज अवेलेबल ऑन www संकट मोचन नागरिक .co.in। कैसे बांधी जाती है पहले देखो, फिर बांध के देख लो एक दूसरे के ऊपर। कॉम्प्रेशन बैंडेज बांधना आना चाहिए, स्किल है। तो कॉम्प्रेशन बैंडेज एंड एलिवेशन। और कोई कहता है टूर्निके से रोक लो, यहाँ पे टूर्निके बांध दो, यहाँ की ब्लीडिंग रुक जाएगी। बांधना चाहिए, यस नो? क्यों? यस है कोई? सबसे लास्ट में सर अगर एम्पुटेटेड है तो बांध दो। पर टूर्निके बांधने के 4 सिद्धांत। The first is avoid it as far as possible. First principle. The second principle is always tie it on a single bone, not on double bones. The third principle is not too tight, not too loose. क्योंकि आप इस पे बांधो, एक गांठ दो, फिर दूसरी गांठ दो, उसके बीच में कलम डाल के और धीरे धीरे कसते जाते हैं। जैसे ही ब्लीडिंग रुक जाए बस वहीं रुक जाना, क्योंकि अगर हल्का बांध दिया तो वेन से ड्रेनेज होगा नहीं, आर्टरी पंप करती जाएगी, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। और अगर बहुत टाइट बांध दिया तो नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी। तो नॉट टू टाइट, नॉट टू लूज। और चौथा, always note down the tourniquet time and ensure that the tourniquet is released for 5 minutes every hour, otherwise there will be gangrene। ठीक है? 4 प्रिंसिपल टूर्निके बांधने। इससे तुमने ब्लीडिंग कंट्रोल कर ली। ब्लीडिंग कंट्रोल कर ली तो शॉक नहीं होगा। हाँ, पर शॉक क्या चीज है? व्हाट इज दिस शॉक? व्हाट इज शॉक? हाँ, जोर से बोलो। अगर मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूं तो शॉक हो गया? नाक दबा दूं तो? या आग लग जाए और धुआं हो तो? हाइपोक्सिया है और शॉक थोड़े है। ब्लीडिंग जरूरी है शॉक में। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में शॉक नहीं होता। अब देखो, इसी को कहते हैं परिभाषा। परिभाषा याद होनी चाहिए। डिफाइन शॉक परिभाषा है, परिभाषा याद होनी चाहिए। शॉक इज अ स्टेट of impending circulatory failure, impending circulatory failure, मतलब सर्कुलेशन फेल होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है।
It is a state of impending circulatory failure due to disparity between disparity का मतलब difference between circulating blood volume and vascular bed volume. इनके बीच में अगर डिफरेंस जो है जरूरत से ज्यादा हो गया तो सर्कुलेशन फेल कर जाएगा। इस स्टेट को शॉक कहते हैं। ठीक है, यहां सर्कुलेटिंग बोले तुम, वहां कार्डियोजेनिक हार्ट अटैक में भी हो सकता है, हार्ट अटैक में भी हो सकता है और कार्डियक टेम्पोनेट में भी हो सकता है। अगर हार्ट में चोट लगे और ब्लड जो है पेरिकार्डियम में लीक कर गया तो बाहर का प्रेशर इतना होगा कि हार्ट एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा। हार्ट के बाहर का प्रेशर इतना कि हार्ट एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा। जब एक्सपेंड नहीं करेगा तो भरेगा कहां से, इसलिए पंप क्या करेगा। तो ये खाली ये दिस इज द ओनली कंडीशन कार्डियक टेम्पोनेट जिसमें कि ये नेक वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अदरवाइज हर शॉक में नेक वेन्स लेस प्रोमिनेंट होती हैं। तो अगर शॉक में मरीज है और नेक वेन्स प्रोमिनेंट हैं तो क्या हो गया है, कार्डियक टेम्पोनेट हो गया। ठीक है, अच्छा, और ब्लड वॉल्यूम कैसे घटेगी, ब्लड लॉस से घटेगी, प्लाज्मा लॉस से घटेगी या फ्लूइड लॉस से घटेगी। ब्लड लॉस इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल ब्लड लॉस चेस्ट में हो सकता है, इंटरनल ब्लड लॉस एब्डोमेन में हो सकता है, इंटरनल ब्लड लॉस पेल्विस में हो सकता है जो दिखेगा नहीं, इंटरनल ब्लड लॉस थाई में हो सकता है। इतना ब्लड लॉस हो सकता है कि मरीज शॉक में चला जाए। तो अगर इन जगहों की इंजरी है तो शॉक है, सोचने की जरूरत नहीं है, शॉक है। ठीक है, प्लाज्मा मतलब बर्ड, फ्लूइड मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा। 20 साल का लड़का तुम्हारे सामने सामने शॉक में आके धड़ से गिर जाए मर जाए, कॉलरा हो सकता है। ठीक है, अब वैस्कुलर बेड वॉल्यूम बढ़ जाए, इसका एग्जांपल, वैस्कुलर बेड वॉल्यूम सडनली बहुत बढ़ गई तो ब्लड वॉल्यूम रिलेटिवली कम हो गई। तो कोई वैस्कुलर बेड वॉल्यूम का एग्जांपल जानता है? इंजेक्शन लगाया, गया शॉक में, गया खत्म। पेनिसिलिन का इंजेक्शन था, सेंसिटिविटी हुई, वैस्कुलर बेड वॉल्यूम बढ़ी, गया। एनाफाइलैक्टिक, एनाफाइलैक्सिस, ठीक। दूसरा न्यूरोजेनिक। एक बुड्ढे बाबा थे, 70 साल के, पोस्टीरियर डिसलोकेशन हिप लेके भर्ती हुए। हमारे रेजिडेंट साहब बिना एनेस्थीसिया के रिड्यूस करने लगे पुरानी वाली इमरजेंसी में। जो जोर लगाया, बाबा तो कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने बहुत जोर के लगा के डिसलोकेशन हो गया, रिड्यूस, मरीज डेड। न्यूरोजेनिक शॉक। कभी भी फ्रैक्चर वगैरह को ये एक्सक्रूशिएटिंग पेन नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। ये बात नहीं कि छोटा बच्चा है तो लिटा लिया तो उसकी एब्सेस चाकू से ऐसे ही ट्रेन कर दी बिना एनेस्थीसिया के। अगर कभी नहीं बोल रहा है तो मर जाएगा। न्यूरोजेनिक शॉक। तीसरा सेप्टिसीमिक शॉक। और चौथा सीक्वेस्ट्रेशन शॉक।
सीक्वेस्ट्रेशन शॉक ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन में हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन का इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ने लगा। अब वो प्रेशर वेन को तो क्रॉस कर गया, 36 फीट की इंटेस्टाइन है आपके अंदर, वेन को तो क्रॉस कर गया, आर्टरी के प्रेशर को क्रॉस नहीं किया। तो नाउ द ब्लड इज गोइंग इनटू द इंटेस्टाइन, नॉट रिटर्निंग फ्रॉम इट। A part of the circulation has become sequestrated from the rest of the circulation, separate. वो ब्लड ले रहा है, वापस नहीं कर रहा, बैंक लोन की तरह से ले लिया, वापस नहीं किया, इकोनॉमी बैठ जाएगी। इसको सीक्वेस्ट्रेशन शॉक कहते हैं। ठीक है, आजकल जो है यूपी गवर्नमेंट कैश ट्रैप क्यों है? क्योंकि 38,000 करोड़ रुपए फार्मर्स का लोन वापस माफ कर दी, लिया पर वापस नहीं किया। सीक्वेस्ट्रेशन शॉक। ठीक है, तो ये जो है these are the varieties of shock: कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड एनाफाइलैक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिसिमिक शॉक, सीक्वेस्ट्रेशन शॉक। These are the various varieties of shock। तो जरूरी नहीं है ब्लड लॉस में ही शॉक हो, शॉक कैन हैव so many causes। अब आप ये बताओ भाई कि आप शॉक डायग्नोज कैसे करोगे? आप कह रहे हो फ्रैक्चर पढ़ाने आए हो, क्या पढ़ा रहे हैं ये सब यूजलेस? भैया ये सब फ्रैक्चर तो बाद में सोचना शुरू करना, पहले यही सोचा करो। हाँ, डायग्नोज कैसे करोगे भाई? एक जना बोलो, जोर से बोलो जिसमें हिम्मत हो। कंफ्यूज होने लगता है, कंफ्यूज हो गया, हेड इंजरी में भी हो सकता है। कोल्ड क्लामी स्किन हो गई, रेसिंग पल्स है या पल्स है ही नहीं, ब्लड प्रेशर 0 है, गास्प कर रहा है, प्यूपल डायलेटेड है, रिएक्ट नहीं कर रहे और फिक्स होने वाले। इन सब चीजों से कौन लोग शॉक डायग्नोस करेंगे? Who think that my answer is correct? Who of you think my answer is correct? सब लोग समझते हैं आंसर गलत है, हैं? तो हाथ उठाओ ना, कौन समझता कि सही है? हमारी तरफ से बोलो। बहुत थोड़े समझ रहे नहीं। सब में ये हाल होगा आखिर में। तो मेरा आंसर गलत, मेरा आंसर गलत इसलिए है कि अगर मैंने शॉक इस स्टेज में डायग्नोस किया तो आई हैव डायग्नोज शॉक जस्ट फॉर पोस्टमार्टम पर्पसेस। इसका मतलब मरीज मर जाएगा और आप बस खाली रिकॉर्ड में लिख पाओगे कि शॉक था। I cannot help a shock patient if I diagnose shock by these physical signs. Therefore, shock is diagnosed by suspicion. Shock is diagnosed by suspicion. More suspicious you are, safer you are. सर्जन जो है बहादुर होता है कब? डरपोक। जब सोल्जर बहादुर होता है तो अपनी जान खतरे में डालता है, जब सर्जन बहादुर होता है तो मरीज की जान खतरे में आती है। इसलिए सर्जन बहादुर नहीं होता, सर्जन बहुत डरपोक होता है। सर्जन की आंख जब ऑपरेट करता है, सर्जन का कान कहाँ होता है? वो जो टू 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 बज रहा होता है ऑपरेशन, हार्ट रेट क्या है समझे? और वो जरा टू 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 तेज हुआ तो फिर सर्जन जो है इधर उधर देखने लगता है, इसलिए सर्जन डरपोक होता है। शॉक इज डायग्नोज्ड बाय सस्पिशन, नॉट बाय अ डाइंग पेशेंट। ठीक है, और शॉक रुकेगा कैसे? अगर ब्लीडिंग रोक दो समय से। ठीक है, तो शॉक होगा ही नहीं। इसलिए किसी बेवकूफ को सड़क पे ब्लीडिंग रोकना ना है। बंबई में एसपी जैन हॉस्पिटल में थे, हमारी डॉटर थी, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, एक लड़की जो है उसको गाड़ी ने हिट किया, गिरी और उसके यहाँ से 3 फीट की धार निकले, यहाँ से फेस से, यहाँ से फेशियल आर्टरी ब्लीड कर रही है। 2 मिनट छोड़ दो तो मर जाएगी।
हमने जाके यूं दबा दिया, खाली गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला, दबा दिया, 5 मिनट में क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग रुक गई, मरीज बच गई। तो कोई ऐसा आदमी हो जो कि दबा ले खाली तो रुक जाएगी। ब्लीडिंग को रोकना शॉक प्रिवेंट करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके बाद एस्पिरेशन रोकने के लिए मुंह को खाली करो। अगर मरीज बेहोश है तो साइड में लिटाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उल्टी करेगा तो बाहर जाए, अंदर न जाए। और साइड में लेटाते ही होता है कि जो कंधे का और चीक का डिस्टेंस है, इसमें गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, तो कौन सी चीज खतरे में आ जाएगी? इसलिए अगर पेशेंट को फ्लैट लेटा रखा है तो उसका माथा जो है वो स्ट्रेचर से बांध देना चाहिए, जिससे कि रोल न करे नेक। एक सपोर्ट लगा देनी चाहिए नेक के, सर सीधा रहे, जो फ्लेक्स नेक न करे। और तीसरी चीज सर्वाइकल कॉलर बांध देनी चाहिए। अगर साइड में लिटाना हो मरीज को तो एक इतना बड़ा तकिया लगाना चाहिए जिससे कि शोल्डर और चीक के बीच का डिस्टेंस कवर्ड रहे और गर्दन टेढ़ी ना हो जाए। बात समझ में आ गई नहीं? तो सर्वाइकल स्पाइन बचानी आ गई, एस्पिरेशन बचाना आ गया, ब्लीडिंग रोकनी आ गई। और शॉक का ट्रीटमेंट क्या है भैया? फ्लूइड थेरेपी। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो कि हम डर जाए। रिप्लेस ब्लड बाय ब्लड as soon as possible, as fast as possible. If not blood, then plasma. If not plasma, then plasma expander. If not plasma expander, then ringer lactate. मोटा सा सेंट्रल लाइन डालो, धड़ाधड़ फ्लूइड। ठीक है? अच्छा, ये जो तुम्हारे नॉरएड्रेनालिन वगैरह देनी चाहिए, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन नहीं देनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स ये सिद्ध करती है कि उससे मोर्टेलिटी बढ़ती है, घटती नहीं। क्यों भाई? सब सही कह रहे? सर प्रैक्टिस तो नॉर्मली यही देते हैं, पर सब लोग देते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे छोड़ दिया, दे दिया होता तो बच जाता, है ना? तो कॉर्टिसोन, नॉरएड्रेनालिन, वेसोप्रेसर, ये सब दिए जा सकते हैं। बट बेसिकली क्या है? वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। ठीक है? अगर एनाफाइलैक्सिस और सेप्टिसीमिक है तो उसका इलाज करो, ट्रीट द कॉज। तो अब शॉक का किस्सा तो कर देते हैं बंद यहाँ पे। एंड वी मूव ऑन टू कि आपने मरीज को स्टेबलाइज कर लिया, उसके बाद ये मरीज कैजुअल्टी में आ गया और अनफॉर्चुनेटली बस एक्सीडेंट हुआ था, या मान लो माओवादी इंसर्जेंसी चल रही थी, तो 15, 20, 40 लोग गोली खा के आ गए, मास कैजुअल्टी हो गई और सब आपके सामने। तो क्या करना चाहिए? ट्रायज क्या होता है? अरे हमें तो सिवियरिटी नहीं मालूम यार, तो हमें याद करनी पड़ेगी, किताब से सोचनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा। तो सिंपल बात यह है कि वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीदिंग, ब्लीडिंग, ब्रोकन डाइंग। वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीदिंग से मदद मांगनी है, ब्लीडिंग, ब्रोकन डाइंग की मदद करनी है। ब्लीडिंग की मदद कंप्रेशन बैंडेज एलिवेशन, ब्रोकन की मदद स्प्लिंटेज और डाइंग की मदद सीपीआर। ठीक है? और इस तरह से आप जब ब्लीडिंग, ब्रोकन, डाइंग है तो उसके ऊपर फ्लैग लगा देंगे, फ्लैगिंग कहते हैं। एम्ब्रियो पारे जो चीफ मिलिट्री सर्जन था नेपोलियन द ग्रेट का, वॉर से कैजुअल्टीज आती थी तो एक आदमी फ्लैग लगाता था खाली। लाल का मतलब मर जाएगा, अभी अटेंड करो। ऑरेंज का मतलब भर्ती करना पड़ेगा। नीले का मतलब कुछ करना पड़ेगा,
और उसके बाद ओपीडी लेवल पे डिस्चार्ज हो सकता है। और ग्रीन का मतलब उससे मदद मांगनी है, रीश्योरेंस देनी है, कुछ नहीं करना। तुम फुल फ्लैग कर देता था उसको, एम्ब्रियो पाले फ्लैगिंग सिस्टम कहते थे, उसी से ये ट्रायज निकला बात। ओके, अब उसके बाद तुम्हारे पास मरीज आ गया, सेव लाइफ हो गया, प्रिवेंट फर्दरेंस ऑफ इंजरी हो गया, क्योंकि तुमने स्प्लिंट कर दिया अपर लिम्स को ट्रंक के साथ, बोथ लोअर लिम्स को विद ईच अदर, और तुमने सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइज कर ली, तुमने थोरेसिक स्पाइन स्टेबलाइज कर ली। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है तो नहीं होगी। ये करके इतनी अकलमंदी से तुमने मरीज को एप्रोप्रिएटली ट्रांसफर किया। एप्रोप्रिएटली ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि रेस्पिरेशन फेल हो रहा है तो ऐसी जगह भेजो भैया जहां पे वेंटिलेटर हो। अगर चेस्ट इंजरी है, अगर तुमको लगता है हेड इंजरी है तो भैया ऐसी जगह भेजो जहां न्यूरोसर्जन हो। अगर तुमको लगता है कि भाई ये तो फ्रैक्चर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगा, तो उसको वहां भेज दो, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि उसको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं, तो उसको कहो भैया अपने आप जाओ, है ना। तो एप्रोप्रिएट ट्रांसफर विद फुल इंफॉर्मेशन। तुमने क्या किया ये तुमने लिख दिया। अब मरीज आ गया कैजुअल्टी में, तो कब हम ये कहना शुरू करेंगे कि फ्रैक्चर है? कहां का फ्रैक्चर नहीं दिखता? हेड का नहीं दिखता, फेस का नहीं दिखता, सर्वाइकल स्पाइन का नहीं दिखता, स्पाइन का कहीं पे भी नहीं दिखता, चेस्ट का नहीं दिखता, पेल्विस का नहीं दिखता, हिप का भी नहीं दिखता कभी कभी। इन जगहों का फ्रैक्चर सस्पेक्ट करना है अनलेस एंड अनटिल प्रूफ अदरवाइज। तो इनको स्प्लिंट करना है, इनका एक्सरे लेना है, इनको कहते हैं फुल बॉडी इमेजिंग, ठीक है। और वैसे फ्रैक्चर यहां पे है कहने की क्या क्या पॉइंट्स हैं? पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन। पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन। स्ट्रेट लेग रेज नहीं कर पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा है, मुंह खुला था खुला का खुला रह गया, बंद का बंद हो गया। पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन, ये सिम्टम्स है। लोकलाइज टेंडरनेस, एंगुलेशन, रोटेशन, मतलब या तो एंगुलेशन हो गया या एबनॉर्मल रोटेशन में पैर यूं पड़ा हुआ है, शॉर्टनिंग। तो ये फ्रैक्चर के इंडिकेटर्स हैं। पर जैसे ही फ्रैक्चर हो हमको कुछ और भी देखना है, बहुत जरूरी देखना है, इंपॉर्टेंट। हमको देखना है ब्लड वेसल ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है, हमको देखना है शॉक में तो नहीं है, हमको देखना है कोई इंपॉर्टेंट विसरल इंजरी तो नहीं हुई, हेड, ईयर, आई, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, और कोई एसोसिएटेड इंजरी तो नहीं है। नहीं तो आपने जो है फ्रैक्चर तो देख के बांध दिया भाई, बाद में गैंग्रीन हो गई तो आपका तो नर्सिंग होम जला देगा नहीं। तो नर्व्स और वेसल्स, visceral injury, associated visceral injury must be ruled out. Clinical evaluation ये है, is there a fracture, is there a dislocation? Yes, if following points are present, but no neurovascular deficit, no shock or fat embolism, no tetanus, no gas gangrene, life endangering कुछ भी नहीं, and no visceral injury. जब आप ये कह दोगे भाई तो हम जो है आराम से कहेंगे अच्छा आप कल सुबह देख लेंगे, फोन पे आपने बता दिया ये, हम खुश हो जाएंगे, हम कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, ऑलराइट। पर कंसल्टेंट को ये सब पता होना चाहिए। तो फ्रैक्चर
के बारे में, इवैल्यूएशन के बारे में ये, पर ये भी ध्यान रखना है कि फ्रैक्चर आर नॉट ऑलवेज ट्रॉमेटिक, फ्रैक्चर्स कैन बी पैथोलॉजिकल। समझे भाई? ट्यूमर था, फ्रैक्चर हो गया, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका था, फ्रैक्चर हो गया, तब मैं फ्रैक्चर मिस कर सकता, देन आई मे मिस अ फ्रैक्चर। So the very important question of missed fractures. आपने केस शीट लिख दी, रिकॉर्ड लिख दिया, और मरीज 3 हफ्ते बाद आया और डॉक्टर ये फ्रैक्चर तो आपने देखा ही नहीं। अब आप जो है रिकॉर्ड पे तो दस्तखत आपके, कोर्ट ने आप पे 5 लाख का कॉम्पेंसेशन लगा दिया। इस तरह के 8-10 अगर कॉम्पेंसेशन के मुकदमे लग गए तो आप सोचेंगे बेकार पढ़े यार, यहाँ कमाने के बजाय तो कंगाल हो गए। ये होगा तो क्या करोगे? स्प्लिंट करोगे। स्प्लिंट भी उसी पे दी हुई है, उसी साइड पे दी हुई है। स्प्लिंट कैसे बनते हैं? स्प्लिंट करके नील ओरली करोगे, नील ओरली करके पेन रिलीफ करोगे। तो पेन रिलीफ के फ्रैक्चर में बहुत सारे तरीके थे, पर एक तरीका जो बहुत पावरफुल तरीका है वो हेमाटोमा ब्लॉक है। 16 गेज की नीडल लेके अगर ज़ैलोकेन इंजेक्ट कर दो तो पेन जो है 10 की जगह 2 हो जाएगा। उसके बाद एक्सरे करोगे, हेमोग्लोबिन करोगे, एनेस्थीसिया को रेफरेंस भेजोगे। उसके बाद फ्रैक्चर 2 तरह का हो सकता है, या सिंपल या कंपाउंड। कंपाउंड फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है वुंड मैनेजमेंट। इसको पहले वुंड एक्सीजन भी कहते थे। वुंड को कवर करोगे, वुंड के चारों तरफ क्लीन करोगे, फिर वुंड को क्लीन करोगे, फिर मार्जिन्स वुंड के फ्रेश करोगे, फिर वुंड की साइज इंक्रीज करोगे, फिर एग्जामिन करोगे वुंड के अंदर, डेड और डाइंग मसल्स को रिमूव करोगे, नर्व्स को अगर इंजर्ड है तो सूचर करोगे, वेसल्स को रेस्टोर करोगे, फ्रैक्चर्स को रिड्यूस और स्टेबलाइज करोगे। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है? पर सिंपल फ्रैक्चर का मैनेजमेंट क्या है? आर आर आर, रिड्यूस, रिटेन, रिहैबिलिटेट। Reduce either by open or close or traction. Retain by splint, by external fixator, by internal fixation। और रिहैबिलिटेशन कब स्टार्ट करना चाहिए? रिहैबिलिटेट कब स्टार्ट करोगे? सब वो सवाल पूछे दे रहा हूं जिसका गलत जवाब दोगे तुम लोग। रिहैबिलिटेशन कब स्टार्ट करोगे? रिहैबिलिटेशन सब लोग कहोगे जब जुड़ जाए तब स्टार्ट करेंगे सर, हैं? जवाब है गलत।
Rehabilitation is started from the first day of treatment. Rehabilitation is by elevation, by active finger movements, by active and passive exercises of all joints that have not been immobilized, so that there is no swelling, there is no stiffness. Rehabilitation is that you keep watch for infection, for ischemia, and for vascular injury post operatively. इन सब चीजों पे ख्याल रखना है। मरीज दवा लेता रहे, वुंड का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, एसोसिएटेड वुंड का, कल्चरल सेंसिटिविटी के हिसाब से एंटीबायोटिक मिले, ये सारा का सारा जो है रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन कंसिस्ट ऑफ knowing when the fracture has united. You know that the fracture has united if there is no localized tenderness, there is no abnormal mobility, and if you transmit movement from here, that movement is transmitted proximally. So presence of transmitted movement. These are three clinical signs which say that the fracture has united clinically. On X-ray, you will find that there are trabeculae of bone across the fracture site. Now, when the fracture is united, you start physiotherapy and mobilize all the joints that have been immobilized. Elbow immobilized कर रखी है तो उसको mobilize करोगे. And after some time, you find out either there is no disability or there is some disability. If there is some disability, you may try to compensate for residual disability. है ना, मान लो कि तुमने हिप रिप्लेस कर दिया, अब वो जो है वो स्क्वाट नहीं कर पा रहा क्योंकि टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद तो 90 डिग्री फ्लेक्स होता है। अब ग्राउंड लेवल एक्टिविटी की जरूरत है। मान लो कि उसके घर में जो टॉयलेट है वो इंडियन टाइप का है, तो अब तुम उसको वेस्टर्न टॉयलेट लगाओगे ना, तभी तो वो बैठ के पॉटी कर पाएगा। तो यू हैव टू समटाइम्स रिहैबिलिटेट विथ रेजिडुअल डिसेबिलिटी। So this is in short about fractures.